महारो शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारुली जैन। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर। मैं एक बहुत शहादत सलाम हिस्सा कार्यक्रम हूं और मुझे बड़ा फक्र है, लेकिन आप अगर मुझे कहो कि आप इन दोनों में से एक को आपको चुनना है तो वो मैं करूंगा नहीं। मुझे दोनों काम अच्छे लग रहे हैं करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पिता ने शुरुआत की थी सेना से राजनीति में आने की। वो एयरफोर्स में बड़े अधिकारी थे, पायलट थे, और उसके बाद में वो सियासत में आए और आपने सियासत से टेरिटोरियल आर्मी का नहीं, मेरा आर्मी में जाना उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मेरे जो दादा थे वो फौज में हवलदार थे, तो वो कमीशन ऑफिसर नहीं थे। तो मेरे दादा मेरे पिताजी को बोला करते थे, हालांकि उनकी बहुत जल्दी मौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने बचपन में मेरे फादर को कहा था कि भाई उनका सपना था कि उनका बेटा एक कमीशन ऑफिसर बने, क्योंकि फौज में बहुत सी नौकरियां होती हैं, लेकिन वो हवलदार रिटायर हो गए थे 45 साल की उम्र में। लेकिन मेरे पिताजी को वो चाहते थे कि एक फौज का अफसर बने, एक कमीशन ऑफिसर बने, और वो मेरे पिताजी ने कर दिखाया। और जब मैं लगभग 35 या 14 साल का था तो मुझे पता था कि टीए में ज्वाइन करने की उम्र 40 साल है जी। तो उससे पहले मुझे करना था, लेकिन फर्क इतना था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऑनरी पोस्ट या रैंक लेके सिर्फ वर्दी पहनने के लिए उसको ज्वाइन करूं। एक प्रोसेस होता है, उसमें रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू के बाद एसएसबी का कोर्स होता है, उसको करने के बाद 8-9 महीने के बाद जाके कमीशन मिलती है। तो मुझे बड़ा फक्र इस बात का है कि मुझे जो फौज में भाग लेने का जो मुझे मौका मिला, वो मैंने केंद्र का मंत्री रहते हुए 8 महीने की सघन मेहनत, परिश्रम, एग्जाम, इंटरव्यू और एसएसबी पास करने के बाद मुझे मेरी कमीशनिंग हुई। तो उसका मुझे बड़ा संतोष है। बहुत खूब। स्वाभाविक तौर पर प्रेरणा भी दादा रहे होंगे, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब रहे होंगे। प्रेरणा थी मुझे, दादा ने किया, पिताजी ने किया। मुझे लगा मुझे भी कम से कम वर्दी पहनने का एक मौका मिले। मुझे इतना बड़ा परिवार हमारा है, लाखों करोड़ों का जो लोग फौज में हैं, उनके परिवारजन हैं, और क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई श्रीपाल जी, वो भी एक फौज के माहौल में हुई। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो एयरफोर्स का स्कूल था, और जो यार दोस्त भी थे, घर परिवार के लोग, ज्यादातर लोग आर्मी या एयरफोर्स बैकग्राउंड के थे। तो बचपन से राजनीति तो 1980 में मेरे पिताजी ने शुरू करी, लेकिन उससे पहले मेरा बचपन जो गुजरा वो अधिकतर डिफेंस बैकग्राउंड के लोगों को, उनके परिवारों के साथ हम लोग पले बड़े। तो शुरू से मन में था, लेकिन जब धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ती गई, मैं एमपी बन गया, फिर केंद्र का मंत्री बन गया, तो मैंने कहा जिंदगी में सब कुछ वापस आता, टाइम वापस नहीं आता। इसलिए जैसे 35 साल का मैं हुआ, मैंने फॉर्म भरा और चंडीगढ़ जाकर एग्जाम दिया मैंने। फिर बैंगलोर में एसएसबी का एक कोर्स होता है 10-12 दिन का, उस कोर्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, और उस कोर्स में क्वालिफाई करने के बाद मैं अपनी कमीशन मुझे मिली मेरे को। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगती है कि सियासत में रहते हुए पूरी नहीं हो पाती, सेना में जाने से हो जाती है? नहीं, सियासत आदमी क्यों करता है, बड़ा जिसका लक्ष्य स्पष्ट है वो तो सियासत में संतोषजनक अपना काम कर सकते हैं, और जिनको सिर्फ ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं फौज में राजनीति में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि राजनीति के दो पहलू हैं, सत्ता भी है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है, मुद्दे भी हैं। कई बार इंसान चाहते ना चाहते अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज भी करता है, लेकिन फौज में बड़ा स्पष्ट इशू है। कोई जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, प्रदेश, प्रांत कुछ नहीं। एक फौज है, एक झंडा, एक देश, उसे रक्षा करनी है, और पूरा लाखों का परिवार एक कदम ताल से चलता है, उसमें कोई आगे पीछे इफ बट नहीं है। और मेरे पिता हमेशा बोला करते थे कि जब फौज में थे तो कहते थे कि भाई जो मन में है अपने अधिकारी को आप बोल सकते हो साफ कि सर मेरे को ये करना है, नहीं करना है। राजनीति में जो मन में या पेट में बात है वो अगर चेहरे पे आ गई तो पूरा खेल खत्म हो गया। तो ये बड़ा अलग अलग है दोनों का काम करने का तरीका। अच्छा, एक यूथ आइकन के बतौर आपको पूरा देश, मैं पहला वाला तो आसानी से कर लेता हूं, मन वाली बात बोल देता हूं, लेकिन बात को पेट में छुपा के रखना, उस पर थोड़ा मुझे भी काम करना पड़ेगा। कभी कभी मैं उसको मेरे मुंह से पता पड़ जाता है, और लोग कहते हैं कि असली शुद्ध राजनीतिक वो है जिसके चेहरे को देखकर पता ना पड़े कि इस मन में क्या है। और क्योंकि फौज में, एयरफोर्स के स्कूल में पढ़ा, मैं अब आर्मी का हिस्सा हूं, तो स्वाभाविक रूप से एक मन में जो होता है वो चेहरे पे दिख जाता है, और राजनीति में उसका कभी कभी नुकसान हो जाता है। लेकिन नफा नुकसान कुछ भी हो, मैं फिर भी मानता हूं कि राजनीति में भी कभी कभी लोगों को इंसानियत और सच्चाई और सफाई और मन की बातें बोलनी चाहिए। वो हम लोग कम करते हैं उसको राजनीति में। ऐसा नुकसान भुगतना पड़ा आपको?
अब आप बताओ मेरे को, आज आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया है, मुझे जनता के आशीर्वाद से एक जगह काम करने का मौका मिला है, तो उसका भुगतना तो क्या बोलूंगा उसको मैं। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मतदाता हो, सहयोगी हो, जनता हो, पारदर्शिता को, सच्चाई को, इंसानियत को कहीं ना कहीं उसको लोग पसंद करते हैं। और हम जो लोग राजनीति में हैं, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं जो मेरे साथ राजनीति में काम करते हैं, हम सबको लगता है कि हम जितना ज्यादा चालाकी से, तरीके से काम करेंगे लोग भाग जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। आम आदमी नेता की आंख में आंख डाल के देखता है, उसे सच्चाई झलक आती है तो उसको पसंद करता है। और सिर्फ हमें लगता है कि लोग ताली बजा रहे हैं, भाषण सुन के बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। लोगों के मन में जगह करने के लिए अपनी आत्मा साफ रखनी पड़ती है। और कहीं छल कपट मन में है या मैं दिखाऊं कुछ, करूं कुछ, ऐसा नहीं है। आज की पब्लिक तो इतना कुछ जानती है, हम कल्पना भी नहीं करते हैं। इसे सच्चाई से काम करना चाहिए। कमी भी हो, गलती हो तो साफ साफ बता देना चाहिए, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये मैं सबकी बात करता हूं। राजनीति में हमें लगता है कि सारा दुनिया का जितना भी ज्ञान है, बुद्धि है, चालाकी, वो सब हमारे पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये कभी कभी हो जाता है। और न सिर्फ राजनीति में, चाहे पत्रकारिता हो या कोई व्यवसाय करने वाला हो, जो थोड़ा कामयाब होता है उसको लगता है कि फिर सारा समावेश दुनिया भर के ज्ञान का भंडार मेरे पास ही है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए जो लोग विनम्रता से औरों की बात को सुनने का साहस रखते हैं, अपने विचारों को बदलने की हिम्मत कर सकते हैं, उसको अंततः लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, एक यूथ आइकन के बतौर आपकी पहचान है पूरे देश में, नौजवानों से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सेना को लेकर के लगातार कैंप होते हैं, जगह जगह भर्ती रैलियां होती है, किस तरह से वो तैयारी करें, किस जज्बे के साथ उनको आगे आना चाहिए? देखिए, एक शब्द जो आइकॉन है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसको कौन क्राइटेरिया है, कौन जज करता है कौन आइकॉन है कि नहीं है। अब और राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग रहे हैं, और मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, जो जनता को इंस्पायर करें। लोग पसंद करते हैं अभिनेता को, गायक को, कलाकार को, लेकिन इंस्पायर कौन करता है? इंस्पिरेशन उससे आती है जिस व्यक्ति के काम को देखकर। क्रिकेट में सैकड़ों खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं मेरी दृष्टि से जो इंस्पायर करते हैं। और इंस्पायर किस लिए करते हैं, आप सुनिए ध्यान से। मेरा खेल कितना अच्छा है, मैं सेंचुरी कितनी मारता हूं, वो तो मेरा एक परफॉर्मेंस है, उसको तो दुनिया देख रही है। लेकिन मैं क्रिकेट की पिच के बाहर मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा बोलने का तरीका, मेरा सोसाइटी में, समाज में उठना बैठना क्या है, वो जीवन शैली वो इंस्पायर करती है। नेता कितना अच्छा है, वो कितने लाख वोट से जीत गया, कितने बड़े पद पर बैठ गया, किस्मत का खेल है, कुछ समीकरण है, हवा चलती है, हार जीत जाते हैं। लेकिन वो नेता राजनीति के अलावा उसका बिहेवियर कैसा है, और वो लोगों को इंस्पायर करता है। जो मेन एक्टिविटी है ना, वो तो हम लोग अच्छी बुरी करते रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो अतिरिक्त है, जहां जो लोग देख नहीं रहे हैं, जहां मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली मेरा बिहेवियर कैसा है, वो आइकॉनिक इशू वो होता है कि लोगों को इंस्पायर कैसा करता है। और भारतवर्ष में जो लोग वर्दी पहनते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म जाति बिरादरी का हो, देश के किसी शहर में, राज्य में हो, अगर किसी वर्दीधारी व्यक्ति को देखेगा, उसके मन में एक सम्मान स्वतः आता है। उसको वो रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती है। हम ट्रेन में हो, बस में हो, हवाई अड्डे पे, स्टेशन पे, कहीं पर हो, आपको कोई फौज का अफसर दिखता है तो आउट ऑफ रिगार्ड सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वो वर्दी को रिस्पेक्ट करते हैं कि इस वर्दी ने इस देश की सेवा करी है, 70 साल से हमको सुरक्षित रखा है, बलिदान हुआ है, कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सच्चाई और हिम्मत का रास्ता नहीं छोड़ा। तो जो लोग फौज में हैं, उन लोगों को जितना हम सम्मान दें उतना कम है। और मैं मानता हूं जो फौज में है, उनके साथ साथ जो उनके परिवार के लोग हैं, असली त्याग तपस्या तो उन लोगों की है जो जानते हैं कि सरहद पे या कहीं हमारे घर वाले का कुछ हानि हो सकती है या जान भी गंवा सकते हैं। रोज उस खतरे के साथ जीना और फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, मैं समझता हूं उनके जो परिजन हैं, उन सबको हमें श्रद्धा और सम्मान देना चाहिए। जितना शायद हम देते हैं उससे और ज्यादा देना चाहिए। अच्छा, शौर्य और साहस की सरजमी है राजस्थान। आप सियासत से भी जुड़े हैं, इसी प्रदेश से भी जुड़े हैं और सेना से भी जुड़े हैं। यहां पर हमारे साथ आज परमवीर चक्र विजेताओं का परिवार है, अशोक चक्र विजेताओं के परिवार हैं, कीर्ति चक्र विजेताओं के परिवार हैं। उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इन सभी महान विभूतियों का, इनके परिजनों का
आभार है इस देश के ऊपर, और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, मेरे आगे वाली पीढ़ियां, उनकी आगे वाली पीढ़ियां, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो पेशा हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, हमें रोमांच है किसी चीज को काम करने का, लेकिन जो लोग जज्बे से सेवा करते हैं, पुरस्कारित किए जाते हैं, उन लोगों का तो सिर्फ मैं आभार व्यक्त कर सकता हूं, जो एहसान हमारे कंधों पर है उसको व्यक्त कर सकता हूं, और इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि मैं अपनी बात करूं या हमारे जो साथी हैं, चाहे वो मेरी पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी में हो, हम सब कोशिशें करेंगे कि आपके सपनों का देश जो आप सुरक्षित रखते हो उसको हम बनाएं, उसमें जो भी योगदान करना होगा उस काम को हम करने के लिए तैयार हैं और करेंगे निश्चित रूप से। अच्छा, प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि सरकार हर स्थिति में उनके साथ खड़ी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे इन परिवारों को, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं? और अगर शेरगढ़ की बात करें हम राजस्थान की, तो ये दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा शौर्य विधवाएं हैं। देखिए, जो सरहद का इलाका है, शेरगढ़ का हो, शेखावटी का हो, राजस्थान और कुछ हद तक हरियाणा भी, लेकिन इन राज्यों से, हमारे राज्यों से जो लोग और जो परिवार योगदान दे रहे हैं इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, उस पर समय समय पर मदद, सहायता, सहयोग हम लोग देते रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और सैनिक और सैनिक के परिवार, उनको जमीन, पैसा, पेट्रोल पंप, इन चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन उसका समाज में, उसका फौज के अंदर, फौज के बाहर आदर और सम्मान जो मिलता है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। और मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे कोई एक परिवार वाले मिले थे मुझे याद नहीं कहां पर, लेकिन उनको जो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है, उनके घर में जो शहादत हुई उसके बाद सरकार का एक पैकेज होता है, उस पैकेज को देने में कुछ दिक्कत आ रही थी, या प्रशासन की या कलेक्टर की या मुझे पता नहीं क्या, तो कई महीनों तक वो मां और बेटी परेशान थी। इससे बड़ा जुल्म हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसका हक और अधिकार है, उसको आर्थिक और जो सहायता सहयोग सरकार देती है, उसमें उसको चक्कर काटने पड़े, लोगों के पास जाना पड़े या किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़े, ये मैं समझता हूं इसके लिए तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए श्रीपाल जी। इसमें तेरा मेरा, सत्ता विपक्ष की बात ही नहीं है, और इसको हम कैसे और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। सरकारें आई हैं, चली जाएंगी, लेकिन ये जो लोग हैं जो सरहद पर, सर्दी में, धूप में, तूफान में, बर्फ में, रेगिस्तान में दिन के 24 घंटे मौजूद रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, और कोई परिस्थिति हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, हमारी फौज ऐसी है जो सिर्फ देश और वतन की सांस लेती है, और वो लोग हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक के बदले 10 लोग, 10 के बदले 100 लोग, और लोग जानते हैं इतने जितने भी हमारे युद्ध हुए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, हमेशा हमारे वीरों ने हमारा सर ऊंचा किया है। तो मैं तो इस देश में हम लोग पैदा हुए, शायद ऐसा मुल्क और कहीं दुनिया में नहीं होगा जो अपने फौजियों का, अपनी सेनाओं का, अपने ऑफिसर्स का जो मान सम्मान करते हैं। तो ये हम जितना कर सकते हैं उतना करें, और कहीं अगर कुछ और करने का स्कोप होगा तो उसको मिलकर देश को करना चाहिए। अच्छा, एक शुरुआत हम आज से कर रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। एक कॉर्पस फंड है जो सैनिक कल्याण विभाग का है, उसमें हम समाज की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। ये शुरुआत आज हम कर रहे हैं कि लोग आए, खासतौर पर जो सैन्य विधवाएं हैं, वार विडोज के हॉस्टल से, उनमें वो अपनी भागीदारी निभाएं। सरकार लगातार अपने स्तर पर कर रही है कोशिश। कुछ संस्थान हमारे साथ आए हैं, खासतौर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसने आज ऐलान किया है हमारे को कि 15 लाख रुपए की वो शुरुआती मदद इनको करने जा रहे हैं। 11 लाख रुपए नकद का एक कॉर्पस फंड में हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग संगठन हमारे साथ आए हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे समाज से, उन संस्थाओं से, उन व्यापारिक समूहों से? जो पीएसयूज हैं, कंपनीज हैं, ये कानून हम लोगों ने बनाया था सीएसआर का कुछ साल पहले, जब मैं केंद्र के सरकार में मंत्री था, और हम लोग बाकी इतना सारा करते हैं, कभी डांडिया है, कभी दिवाली है, कभी ये मेला है, कभी कोई पाठ पूजा के काम है। मुझे लगता है कि अगर उसका कुछ हिस्सा हम लोग इस प्रकार की योजनाओं के अंदर अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट ना सिर्फ उस कॉर्पोरेट फंड के माध्यम से परिजनों को होगा, लेकिन आप लोगों को भी इस बात का एक संतोष होगा कि हम सारे काम करते हैं, और सीएसआर के फंड्स नकद कंट्रीब्यूशन या नकद ना भी देना चाहें तो हम लोग और तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग, कम से कम राजस्थान में कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्ट्रीज वाले मालिक हैं, हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अमाउंट कितना जरूरी नहीं है,
500, 5000, 5 लाख उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मन से अगर हम लोग करें, एक अच्छा कॉर्पस बने, तो एक सरकार के साथ साथ एक अतिरिक्त समाज की पहल होगी कि हमने सैनिक परिवारों के लिए कुछ किया है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि सब मिलकर इसमें सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। प्रेम सिंह बाजोर साहब यहाँ पर हैं। इनके वक्त में एक शुरुआत हुई थी, इन्होंने शौर्य सम्मान और समाधान यात्रा की शुरुआत की थी उस वक्त। आपके पास एक बड़ा महकमा है पंचायती राज और ग्रामीण विकास। क्या कोई ऐसी शुरुआत हो सकती है जिसमें हमारे नौजवान अपने अपने गांवों में अपने आप को फौज के लिए तैयार कर सकें, अर्धसैनिक बलों के लिए तैयार कर सकें? इसमें हम एग्जामिन कर सकते हैं कि हम लोग कैसे प्रोत्साहित और सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, आजकल बहुत सारी एकेडमियां खुल गई हैं जो वादे करती हैं कि हम आपको अफसर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी मैं समझता हूं कोई बहुत ज्यादा उसमें भी व्यवसाय ज्यादा है और देश प्रेम शायद कम होगा। लेकिन एग्जामिन कर सकते हैं कि हम कैसे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले परिवार के जो लड़के लड़कियां हैं, और अब लड़के नहीं लड़कियों की बात भी करो, क्योंकि लड़कियां भी, औरतें भी, महिलाएं भी फौज में आए, ये भी हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो जितना संभव होगा इंस्टीट्यूशन वाइज हमारे डिपार्टमेंट में से हम कुछ ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग जितना भी हम कर सकते हैं पूरी कोशिश करके करवाएंगे। और सरकार कोई बंदी नहीं हुई है कि एक डिपार्टमेंट, एक विभाग से हम सब आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बात कर लेंगे, चाहे शिक्षा का हो, चाहे सैनिक कल्याण का हो, और चाहे मेरा जो विभाग है, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ खाका तैयार करेंगे ताकि राजस्थान की आने वाली जनरेशन को एक ऑप्शन मिले कि कैसे हम और सार्थक रूप से फौज के अंदर घुसने का प्रयास अच्छी तरह कर सकते हैं। एक गांव है धनुरी, जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। झुंझुनू जिले का एक गांव है जहां पर अब तक 18 कायम खानी मुसलमान शहादत दे चुके हैं। इस तरह के उदाहरण भी हमारे पास में है। क्या हम उनको एक नजीर के बतौर पेश कर सकते हैं हमारे पाठ्यक्रमों में, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उसमें? होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो लोग आज के जमाने में राजस्थान में ऐसे व्यक्ति हैं या परिवार के लोग हैं या ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, और मेरे ख्याल झुंझुनू में ही एक ऐसा परिवार था जहां मैं गया था, किसी की मौत हुई थी, और उनके परिवार में से कोई 20 या 22 लोग थे जो अलग अलग समय में 47 से लेकर आज तक लगातार सेना में अपना योगदान देते रहे हैं। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन किताबों के अंदर छापें या हम लोग चर्चा करें। आजकल सोशल मीडिया बहुत प्रचलित है, आप लोगों के चैनल्स हैं, आप लोग भी इसको जितना प्रोएक्टिवली टेकअप करेंगे उतना फायदा मिलेगा। जितना ज्यादा यंग जनरेशन, यंग मतलब जो आज, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमसे जो अगली पीढ़ी है जो 18 से 30-35 साल की उम्र के लोग हैं, उनके अंदर देश के प्रति जो भावना है उसको और रिफाइन कर कर हमें फोकस करना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूं कि जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको बहुत सारी रुचियां हैं। ऐसा नहीं है कि देश को कम चाहते हैं, लेकिन हमारी फौजों के प्रति, हमारे अर्धसैनिक बलों के प्रति, हमारे पुलिसकर्मियों के प्रति, जो लोग वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करते हैं, उन लोगों से थोड़ा और अटैचमेंट हमें कराना चाहिए। क्योंकि आधुनिक युग में व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, वो एक एम्बिशन अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें, चाहे एनसीसी के माध्यम से थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, अलग अलग संस्था हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम यंग माइंड्स को इंप्रेशन डालेंगे, और क्योंकि जो लड़का लड़की आज 12-15 साल का है उसको अगर हम एक्सपोज करेंगे, पहले जमाने में जो फिल्में बनती थी, जो गीत होते थे, जो हमारा कल्चर था, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती थी। आजकल मुझे उसमें कुछ कमी दिखती है। इसका जिम्मा हम सब लोगों के पास है, क्योंकि जो कल्चर है गानों का, संगीत का, फिल्मों का, वो 1960, 70, 75, 80 में जो था, आज में बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति, जो समाज, जो परिवार जड़ों से दूर हो गया वो ऊंचा नहीं उठ सकता। जड़ें मजबूत हैं तो वृक्ष लंबा हो सकता है, और हम अगर ऊपर ऊपर घूमते रहें तो गमले में सिमट के रह जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी बिल्कुल, जड़ें बेहद मजबूत है। खासतौर पर जिस शेखावाटी इलाके का आपने जिक्र किया, हमारे साथ महावीर चक्र विजेता, कारगिल हीरो देवेंद्र कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसी इलाके से 2 शौर्य चक्र पिछले 3 साल में आए हैं। वो मुबारक खान और आरिफ खान को मिले, जिन्होंने कश्मीर में आतंकियों से लोहा लिया और उनको मार गिराया। जो सवाल मेरा पहले था कि क्या हम उनको कनेक्ट करने की कोई इस तरह की योजना बना सकते हैं जो नौजवानों को प्रेरणा दे सकें, क्योंकि सेना के जो लोग हैं, सर्विंग जो सोल्जर्स हैं, वो अपनी बात आकर के नहीं कह सकते, लेकिन
उनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के जरिए उनको किस तरह से प्रचारित किया जाए, क्या कुछ ऐसा मैंने पहले भी कहा ना आपको, पाठ्यक्रम हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, वो एक हिस्सा है, उसको हम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए एक व्यापक मूवमेंट होना चाहिए। हम लोग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जितना ज्यादा लोगों को मौका देंगे, अपने अच्छे बुरे अनुभव लोगों से शेयर करेंगे, लोगों को उनके, हम जब छोटे थे तो सुना करते थे कि भाई 71 की लड़ाई में ये हुआ, मेरे फादर मुझे कहानी सुनाते थे, तो बड़ा रुचि लेके हम सुनते थे। और ये सिर्फ किताब में नाम छापने से लोगों के अंदर इंस्पिरेशन नहीं पैदा होती है। एक तो किससे कहानी सुनते हैं, कब क्या हुआ, कौन सी यूनिट ने क्या किया, जिसका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है ना श्रीपाल जी, उसके बाद सोते ही वो लड़का लड़की अपने आप खिंचा चला जाता है। तो हम लोग तो सरकार की तरफ से जो संभव है निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सरकार, समाज, मीडिया मिलकर एक सकारात्मक अगर भूमिका निभाएगा तो जितना आज है हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारा कनेक्ट, उससे कहीं ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। मैं इस वक्त उन 3 लड़कियों की कहानी भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो मेजर खुशबू राठौड़ ने, जो राजस्थान की रहने वाली है, एक बस कंडक्टर की बेटी है, उसने लीड किया था स्वतंत्रता दिवस पर जो परेड थी उसको। इस बार बीएसएफ की तरफ से कश्मीर में जिस लड़की ने लीड किया वो तनुश्री पारिक बीकानेर के रहने वाली है, और उससे पहले एयरफोर्स की जिस टुकड़ी को लीड किया था वो भी जयपुर के रहने वाली स्नेहा शेखावत। इस तरह की बच्चियों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है कि वो प्रेरक बन सके? हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। किस में क्या करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है? क्या महिलाओं के लिहाज से, बेटियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिहाज से। मुझे तो लगता है कि पहले जो मूल सवाल है कि पहले बच्चियां हमारी स्कूलों में जाएं, स्कूलों में पढ़ें, और इस प्रकार के उदाहरण अगर सामने आते हैं तो उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी बच्चियों को भी अच्छी पढ़ाई शिक्षा दें। अब सेना के दरवाजे खुल चुके हैं महिलाओं के लिए, लगभग हर कैटेगरी में अपनी महिलाएं ऑफिसर्स बनकर आ रही हैं, और हम अक्सर देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लोग जानते भी हैं। लेकिन महिलाओं को अफसर बनाने के लिए पहले उन लोगों को मान सम्मान और बचपन की परवरिश और जो मूल शिक्षा है वो देनी पड़ेगी। और हम सोचें कि हम उसको तो इग्नोर कर दें और उनको सिर्फ अफसर बनाने की बात करें, इसलिए ये बात इस देश की सच्चाई है, और सिर्फ राजस्थान में लागू नहीं है, पूरे देश में लागू है कि अभी भी भेदभाव की भावना है। उसको पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिनाइल में रहते हैं कि हम आंकड़े प्रस्तुत करते रहें और सब ठीक चल रहा है, ऐसा है नहीं। और उस संतुलन को बनाने के लिए पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें तेरा मेरा नहीं है, इसमें राजनीति या सरकार विपक्ष की बात ना करते हुए जरूरत है 21वीं शताब्दी के भारत को मजबूत करने के लिए कि महिलाओं को सच में, बच्चियों को विशेष रूप से सशक्तिकरण दिया जाए, शिक्षा दी जाए, उनके सपनों को जगाया जाए, और फिर पूरा करने के लिए जितना हमारे में क्षमता है उससे ज्यादा हम लोग काम करें, ताकि वो महिलाएं और लड़कियां अपने आप में जितना टैलेंट उनके अंदर है उसको प्रदर्शित करने का उनको मौका मिले। और उनको क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। इन लड़कियों का नाम आपने लिया, उन किसी का एहसान नहीं है उनके ऊपर, उनको सिर्फ मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म किया और पूरे देश ने देखा। तो जितना ज्यादा हम इन उदाहरणों को रेखांकित करेंगे, लोगों के जहन में लेकर आएंगे, और घर परिवार के अंदर हम लोग खुद करके दिखाएं। हमारी बच्चियों को हम ये नहीं कहें कि आप बड़ी होकर टीचर बनना या डॉक्टर बनना, हम कहें भाई आप फौज की कर्नल बनो, आप नेवी में जाओ, आप आर्मी में जाओ। इस प्रकार की बातें हमें समाज में करनी पड़ेंगी, तो तभी ये सपना साकार हो पाएगा। आप ये छिपी हुई बात नहीं कि हमारी बेटियां काफी कुछ कर रही हैं, आगे जा रही हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूलों की बात करें, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की बात, एक उदाहरण मुझे याद आता है पाली जिले के गरनिया गांव का, जहां पर बेटियों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया कि वहां पर उनके लिए शौचालय नहीं थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, और 8वीं के बाद में लगभग सब बेटियां वहां पर स्कूल छोड़ चुकी थी, ड्रॉप आउट वहां पर लगातार बढ़ गए थे। हालांकि वहां पर गांव के लोगों ने मिलकर के एक शुरुआत की है कि वो बस उन्होंने अपने स्तर पर शुरू की, परिवहन की सुविधाएं की, ताकि वो ढाणी से बच्चियों को लेकर के आ सकें। लेकिन जो संसाधन हैं, जो सुविधाएं हैं, जो होनी चाहिए, वो नहीं होना भी अपने आप में 70 साल बाद में भी अगर नहीं होना, वो भी एक चिंताजनक स्थिति पैदा। बिल्कुल चिंता है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां ये देश था से 20 साल पहले, उसमें भूतपूर्व परिवर्तन आया है। पिछले 20-25 सालों में राजस्थान सहित पूरे देश में शिक्षा के लिए कम से कम मुझे याद है 2003 या 2 में कई ऐसे स्कूल थे मेरे क्षेत्र के अंदर जहां पर
शौचालय ना होने के कारण लड़कियां 6वीं 7वीं के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती, और कारण को बताता नहीं था, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो क्यों ड्रॉप आउट होते थे। उसमें बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितना निवेश हुआ है स्कूलों के अंदर, शौचालयों के अंदर, और इसका पिछले 15 साल लगा तो सारी सरकारें आ गई, उसका ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपनी सरकार या आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। इसमें 15-20 सालों में संसाधन ज्यादा दिए गए हैं, निर्माण भी हुआ है, और ऐसे अभी भी उदाहरण होंगे, अगर हैं तो बड़ा गलत है, हमें उनको चिन्हित कर बिल्कुल जीरो पर लाना चाहिए। लेकिन जो हालात 20 साल पहले थे उससे कई गुना बेहतर आज हमारा देश पहुंच चुका है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं फिर बार बार बोलता हूं शिवपाल जी, ये बिल्डिंग है, स्कूल है, 2 शौचालय हैं, वो महत्वपूर्ण है, जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मानसिकता, घर परिवार के घर वालों को बोलना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, कि मेरी बच्ची स्कूल नहीं छोड़ेगी। वो मानसिकता परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल है। आप नाम बदल दो, बिल्डिंग बना दो, पुरस्कार दे दो, स्कॉलरशिप दे दो, आंकड़े दिखा दो, लेकिन जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। हम लोग बोलते कुछ हैं, घरों में करते कुछ और हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। औरों के लिए सब ठीक है, लेकिन जब खुद पे आती है तो बहुत छाती पे सांप लेट जाता है करने के लिए। तो खुद के अंदर इतनी ताकत हो कि जो मैं भाषण बाहर दे रहा हूं, जो मैं लोगों को करने के लिए प्रेरित करता हूं, वो मैं अपने घर परिवार में करके रखूं। वो मानसिकता अगर बदल जाएगी तो मैं समझता हूं कुछ रोकने वाला नहीं है इस देश के बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ने से। अच्छा, सेना में जाने के लिए शारीरिक तौर पर सुगढ़ होना जरूरी है और उसके लिए स्पोर्ट्स जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं, और स्पोर्ट्स इसलिए भी जरूरी है कि वो जातिवाद और संप्रदायवाद की जो बीमारी है उसको सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो है स्पोर्ट्स। लेकिन हमारे ग्रामीण इलाकों में खेलों के जो हालात हैं, ग्राउंड्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, क्या कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से हो सकता है कि वहां खेलों को प्रोत्साहन मिले? राजीव गांधी के जमाने में इस तरह की एक शुरुआत की गई थी, लेकिन उसके बाद में वापस वो खत्म होती चली गई। जब नई सरकार बनी थी तो हम लोगों ने 100 दिन की जो कार्य योजना थी उसमें हमने 10,000 पंचायतें राजस्थान में, लगभग हर पंचायत में एक खेलने का मैदान, स्कूल का हो या अतिरिक्त हो, उसको उसका संरक्षण करना, उसकी दीवार बनाना और वहां पर उसको खेलने लायक बना देना। ये हम लोगों ने टास्क दिया था। हमने 5 काम दिए थे हर पंचायत को, उसमें से एक काम ये था। और इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा निवेश भी जरूरत नहीं है। हमारे जो खेल हम लोग गांव में खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, छोटा मोटा, उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सही कह रहे थे और आपने सही शब्द का प्रयोग किया, ये बीमारी है जातिवाद और धनवाद, इससे बाहर निकलने का खेल, स्पोर्ट्स, और उसके बाद फौज। मैंने कहा ना, जो फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर जहां पर जाति धर्म का कोई नाम भी नहीं लेता। और ये मैं खुद एहसास इसका मैंने किया कि जब मैं फौज में घुसा था, आज से 6-7 साल पहले की बात है, तो मैंने सुना था, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दादा थे फौज के अंदर, वो बातें करते थे। लेकिन जब मैंने पहली बार, मुझे एहसास हुआ कि हमारे हजारों साल पुराना इतिहास है, उसमें तमाम दरारें पड़ी हुई हैं, जाति की, धर्म की, गोत्र की, क्षेत्रवाद की, भाषा की। फौज में जाके वो सब शून्य है। और यही भावना पैदा करनी चाहिए हमें स्कूलों के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, और जैसा आपने कहा कि स्पोर्ट्स के अंदर। जब तक ये देश इन बाधाओं को लांघकर आगे नहीं बढ़ेगा, और ये सपना किसी एक संस्था का नहीं है, या मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं देशभक्त हूं और आप लोग हो या नहीं हो, ये देश सबका है। और ये जो मैंने कमियां गिनाई हैं, ये हमारी कमियां हैं, ये किसी और पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए कड़वा घूंट पी के सबको साथ चलना चाहिए। इसमें तेरा मेरा करेंगे तो वो तो हर 5 साल में कबड्डी खेलते हैं हम, चुनाव की हारेगा जीतेगा। लेकिन जो बीच का समय होता है, उसमें देश को मजबूत करने के लिए, जड़ों को मजबूत करने के लिए इन सब कमियों को स्वीकार कर इनसे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक सैन्य अधिकारी के बतौर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि एक शब्द नया इजाद हुआ, राष्ट्रवादी। क्या देशभक्त होना जरूरी है या राष्ट्रवादी होना जरूरी है? फर्क क्या दोनों में? अलग अलग तरह की फिलोसफी नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं है। ये राष्ट्र मेरा है, देश मेरा है, मैं भगत हूं नहीं हूं, ये इसका निर्णय मुझे करना है। कोई और मुझे सर्टिफिकेट दे वो ठीक नहीं है, लेकिन जो देश के हित में है उसको बोलने का कलेजा भी होना चाहिए। देश हित में जो काम अच्छा है, वो कोई संस्था हो, कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, उसको बात मानना पड़ेगा। और मेरा वैचारिक विरोध हो सकता है, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, मैं इस रास्ते जाऊं, उस रास्ते जाऊं, उसमें हमारे मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इस देश के भले के लिए अगर वो लक्ष्य चुन रखा है हमने, गरीबी हटानी है, रोजगार पैदा करना है, राष्ट्र को एक रखना है, संपन्न रखना है, समृद्ध रखना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं यहां से जाऊं, वहां से जाऊं, उसमें अपन विवाद डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो लक्ष्य वही होना चाहिए। और यही एक
मजबूत राष्ट्र की पहचान है। देश प्रेम वही है, राष्ट्रभक्ति क्या है। मैं अपना कलेजा फाड़ के दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं, उससे बढ़िया है कि मैं गरीबों की मदद करूं, मैं जातिवाद और धर्मवाद से निकलकर लोगों को आगे बढ़कर लेकर जाऊं। और मेरे जो विरोधी भी हैं, उनकी बात सुनकर अगर कुछ ढंग की बात बोल रहे हैं, मुझे पसंद आती है, तो मुझे में हिम्मत होनी चाहिए कि यहां भाई आपने सही बोला है। इसीलिए बनी है विधानसभा और लोकसभा कि मतभेद हो लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा हम राष्ट्र का अहित करते हैं अगर हम आपके मेरे मतभेद को राष्ट्र के मतभेद बताते हैं। शिवपाल की और सचिन की नहीं बनती अलग बात है, लेकिन देश के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अगर ये हम आपस में एक्सेप्ट कर लें कि भाई मेरे को सफेद पसंद है, आपको नीला पसंद है, दोनों रंग अच्छे हैं, लेकिन देश हित में हम लोगों को मिलकर काम करना है, छोटी सी बात है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लें तो मामला खत्म हो जाएगा। कोई विवाद है ही नहीं किसी बात का। और विवाद है किस बात का? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप चुनाव लड़ रहे हो, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भाई मैं अच्छी सेवा करूंगा, आप बोल रहे हो मैं अच्छी सेवा करूंगा, तो हमारा झगड़ा इस बात का है कि कौन ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता है। इसी का तो है, जनता निर्णय कर लेगी, भाई आप बेहतर नहीं हो, ये बेहतर है, आप काम करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं जीतू तो आप मेरा सपोर्ट करो। इस प्रकार की भावना से राजनीति करेंगे तो मैं समझता हूं आने वाले समय में ये देश बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। अच्छा, एक सैन्य अधिकारी और सियासतदान के बतौर, आप मेरी बात से सहमत तो हो ना? मोटा मोटा हाँ। एक सियासतदान और सैन्य अधिकारी के बतौर क्या कभी दुविधा होती है? क्योंकि सेना जातिवाद और संप्रदायवाद के खिलाफ बात करती है, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट, वो खिलाफ बात नहीं करती शिवपाल जी, वो बात है ही नहीं, वो किसी के दिमाग में बात आती नहीं है, उनको भाषण नहीं देना पड़ता। मैंने कभी फौज के अंदर नहीं देखा कोई ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल भाषण दे रहा है कि ये देश सेक्युलर है, देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो इशू ही नहीं है। हम लोग लेकिन आप टिकट बांटते हैं जब, तो आपको जाति के समीकरण भी देखने होते हैं, संप्रदाय के समीकरण भी देखते होते हैं, उस वक्त दुविधा होती होगी एक बतौर सैन्य अधिकारी और सियासतदान। मुझे फौज में 5 किलो पिट्ठू रख के जो 20 किलोमीटर दौड़ ले 15 मिनट में, मेरा वैसा शख्स चाहिए, अनुशासित, हड्डी पसली एक होनी चाहिए, मुझे काम करने वाला चाहिए। वो उसकी जाति क्या है, रंग क्या है, भाषा का मुझे मतलब नहीं है, और ये फौज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन राजनीति की रिक्वायरमेंट क्या है? हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का, हर समाज का, हर धर्म के रिप्रेजेंटेशन को वहां पर हमें सम्मिलित करना है। कोई मणिपुर का अगर व्यक्ति है और वो दिल्ली में पार्लियामेंट में नहीं बैठा, तो उसके राज्य की आवाज उठाने वाला कौन है? तो राजनीति और विधायक, सांसद एक सेतु होते हैं। लोगों की डिमांड्स, एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारा पैसा और रिसोर्स कितना है, कितना मीट कर सकते हैं। तो नेता वो है, जनप्रतिनिधि वो है जो सेतु का काम करे। उसमें सब रंग के, सब ढंग के, सब क्षेत्र के लोगों को, हम लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि तभी एक कंसेंसस बनता है। फौज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आप क्राइटेरिया मीट करते हो, आपने मेडिकल फिजिकल पास किया, आप फिट हो, आपको ड्यूटी देंगे, आप काम करिए, और ये अनुशासन होना चाहिए। लेकिन सियासत में, राजनीति में जितने ज्यादा लोग अलग अलग तरह के होंगे, उतना ज्यादा अच्छा डिबेट डिस्कशन होगा, और फिर सही निर्णय और पॉलिसी मेकिंग हम कर सकते हैं। लेकिन कई जातियां ऐसी जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जाती सियासत? नहीं, अधिकांश होता है, चाहे मेरा दल दे चाहे दूसरा दल दे, लेकिन अधिकांश मुझे लगता है लोगों को सम्मिलित करने का मौका मिलता है, और होता है। इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन सबको मौका मिलता है। बहुत बहुत आभार आपका। तो सचिन पायलट साहब से बातचीत के साथ ही सीपी जोशी साहब, जो हमारे स्पीकर हैं राजस्थान विधानसभा के, आज के मुख्य अतिथि, वो पधार गए। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जहां ये चर्चा हुई, और बहुत अच्छा लगता है जब राजनीति से परे बातें होती है, जब ये कहा जाता है कि नहीं, कोई राजनीति नहीं है, कोई दल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं इस देश में जहां सबको मिलकर काम करना है, और शायद यही एक बड़ा मसला ऐसा है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आग्रह अब करूंगी कि हम मोमेंटो भेंट करेंगे डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब को, और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एडिटर जेपी शर्मा जी को और धीरज गोयल जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए।
और मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी कि सचिन पायलट साहब भी यहीं पे आप ठहरिए, और साथ ही मैं सीपी जोशी साहब को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि अब हम फेलिसिटेट करेंगे तमाम जो परिवार हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मोमेंटो भेंट करेंगे, शॉल और साफा उन्हें भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां सीपी जोशी साहब के लिए। तो वाकई में जो तमाम परिवार हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें सम्मानित करने का ये मौका है, और उसके लिए हम खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। और इन समस्त वीर वीरांगनाओं को कोटि कोटि हम नमन करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि की गौरव को बुलंदियां दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत वो बने। और चलिए अब मैं जरा एक एक कर मैं तमाम जो परिवार हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी चिरावा से शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह के बेटे ओम प्रकाश जी को कि वो स्टेज पर आए। हम आपको बता दें, परमवीर चक्र प्राप्त शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह जी, जिनके बेटे यहां पर मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो वाकई बड़ा मुश्किल होता है इन परिवारों के लिए। और जरा सोचिए, जो मुस्कुराहट आज हम सबके चेहरों पर है वो किसकी देन है, क्योंकि हम सुनिश्चित हैं, हम आराम से यहां बैठे क्योंकि हमें पता है सरहदों पर कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए, उनको सम्मानित करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। आमंत्रित मैं करूंगी नीम का थाना जयपुर से शहीद महेंद्र सिंह के पुत्र सुमेर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, अशोक चक्र इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ। महेंद्र सिंह, शहीद महेंद्र सिंह जी, जिनके पुत्र सुमेर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। साथ ही शहीद जगदीश पी यादव जी, अशोक चक्र, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेम यादव जी यहां पर मौजूद हैं। आपको भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और दिल्ली से हमारे साथ सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्ता की माता जी यहां पर मौजूद है, मिसेस अनीता दत्ता। हम उन्हें भी आमंत्रित करना चाहेंगे। अशोक चक्र प्राप्त शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्ता जी की माताश्री हैं मिसेस अनीता दत्ता। नागौर से हमारे साथ महावीर चक्र प्राप्त एनके सुगन सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र मंगू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां। साथ ही डीडवाना नागौर से महावीर चक्र प्राप्त श्रीमान सफदल खान जी हैं। उनके ग्रैंडसन यहां पर आए हैं, उनके पोते यहां पर मौजूद हैं। उन्हें हम आमंत्रित करना चाहेंगे। सीकर से हमारे साथ मौजूद है एनके दिगेंद्र कुमार जी। महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जयपुर से हमारे साथ कीर्ति चक्र मिला है कर्नल करनी सिंह राठौर जी को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी धर्मपत्नी मीना जी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आप स्टेज पर आएं। जोरदार तालियां मीना जी के लिए। चूरू से हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल राम सिंह सहारन जी हैं। कीर्ति चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल राम सिंह सहारन जी का स्वागत किया जाए।
जोधपुर से हमारे साथ कीर्ति चक्र प्राप्त शहीद हवलदार अमर सिंह जी की धर्मपत्नी भवरी देवी जी मौजूद हैं। उन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियां उनके लिए। नागौर से कीर्ति चक्र प्राप्त हवलदार शिशुपाल सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी पिकमा कंवर जी हमारे साथ मौजूद है। हवलदार शिशुपाल जिंगसी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी धर्मपत्नी यहां पर पहुंची हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। अजमेर से कीर्ति चक्र, अच्छा उनके पुत्र, सॉरी, जरा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि उनकी धर्मपत्नी नहीं, उनकी पोती हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अजमेर से हमारे साथ कीर्ति चक्र प्राप्त हवलदार बद्री लाल लुनावत जी हैं, जो कि गुजरात में फिलहाल पोस्टेड है। उनकी धर्मपत्नी भवरी देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। साथ ही करौली से कीर्ति चक्र प्राप्त शहीद सिपाही रामस्वरूप जी हैं, उनके रिश्तेदार संजय पटियार हमारे साथ मौजूद है। उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। और साथ ही बेहद दिलचस्प, हालांकि सबको स्तब्ध कर देने वाली इनकी कहानी है। जब ये शहीद हुए तो उसके कुछ वक्त बाद ही इनकी धर्मपत्नी भी इस दुनिया से चल बसी। और मैं आपको बता दूं कि इनकी बेटी, जो कि उन्होंने आर्मी जो विडो हॉस्टल है वहां पर रहकर पढ़ाई करी, आर्मी में वो कैप्टन बनी, मेडिकल कोर में वो डॉक्टर हैं कैप्टन आशा। और ये देखिए प्रेरणा कि किस तरह से परिवार में कोई मौजूद नहीं और किस तरह का सपोर्ट, शायद इसी छोटे छोटे सपोर्ट की हम आज यहां बात कर रहे हैं कि ये सपोर्ट अगर हम इन परिवारों को देते रहेंगे तो शायद हम इनके बलिदान को, जो इन्होंने बलिदान दिया है, त्याग किया, उसे सार्थक साबित करेंगे। संजय पटियार साहब, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अजमेर से हमारे साथ कीर्ति चक्र प्राप्त कैप्टन अलानूर कताहत के बहू हैं, डॉटर इन लॉ अमीना हमारे साथ हैं। हम उन्हें यहां पर आमंत्रित करना चाहेंगे। साथ ही डीडवाना नागौर से कीर्ति चक्र प्राप्त शहीद सिपाही सुरेश हैं, उनके भाई दुर्गा राम जी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। ये है कैप्टन अलानूर कताहत की डॉटर इन लॉ अमीना जी। डीडवाना से शहीद सिपाही सुरेश जी के भाई दुर्गा राम जी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां। नागौर से कीर्ति चक्र प्राप्त बजरंग सिंह जी, ब्रिगेडियर बजरंग सिंह जी हैं, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है पप्पू सिंह जी। और वहीं खेजरोली से हमारे साथ शहीद नंद सिंह जी की धर्मपत्नी मोहन कंवर हैं, उन्हें भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। तो मैं सभी जो शहीद परिवारों से जो परिजन यहां पर पहुंचे, उन सभी को एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। प्लीज जरा आप सभी स्टेज पर आएं। शहीद नंद सिंह जी की धर्मपत्नी मोहन कंवर जी, जोरदार तालियां इनके लिए।
और मैं आग्रह करूंगी प्रेम सिंह बाजौर साहब जी से कि वो स्टेज पर आए, तमाम जो हमारे अतिथिगण यहां मौजूद है वो स्टेज पर आए, और साथ ही धीरज गोयल जी भी स्टेज पर कृपा पहुंचे। और वहीं हम आपको बता दें कि शहर के मेयर विष्णु लाटा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और तमाम जो वीर वीरांगनाएं जो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनके जीवन को अगर हम समझें और देखें तो सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है कि ये लोग कभी भी अपने लिए नहीं जीते, इनका जो पूरा परिवार है वो समर्पित होता है देश के लिए। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। अब मैं एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट सीपी जोशी साहब को, जो यहां पर स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें इस कार्यक्रम को लेकर। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर सीपी जोशी जी का। इस कार्यक्रम के आयोजक न्यूज 18 राजस्थान के शिवपाल जी और उनकी टीम के सभी सदस्यगण, उपस्थित अतिथिगण, शहादत परिवार के सदस्यगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, ये अवसर भाषण देने का नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया है और मैं महसूस करता हूं कि हम सब का दायित्व बनता है कि एक अच्छा प्रयास जो E18 राजस्थान ने किया है उस सब में हम भागीदारी निभाएं, और खास तौर से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी निभाएं जिससे जिन परिवार के बच्चे आज उनके माँ बाप ने अपने सारे जीवन को देश के लिए समर्पित किया, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हम हॉस्टल की व्यवस्था करने में जो कुछ भी मदद कर सकें उसमें मदद कर आगे आना चाहिए। मैं स्वयं घोषणा करता हूं कि मेरी सैलरी में से 10,000 रुपये की राशि मैं इस कार्यक्रम के लिए दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि न केवल विधायक, सारे राजस्थान के जनप्रतिनिधि मिलकर राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिससे शहीद परिवारों को भरोसा रहे कि देश के लिए हम जो जीवन दे रहे हैं हमारे बाद हमारे परिवार की ध्यान रखने के लिए भी समाज उत्तरदायित्व है। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं उन परिवारों को नमन करता हूं और E18 के इस प्रयास के लिए मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। तो जरा यहां पर हम एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और चेक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होगा, और उसके लिए मैं आमंत्रित यहां पर करना चाहूंगी सोल्जर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, और जो तमाम हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ में जिन्होंने काम किया है उन सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, और साथ ही सीपी जोशी साहब यहां पर मौजूद हैं, उन्हें भी स्टेज पर बुलाना चाहेंगे।
और साथ ही जो तमाम हमारे अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी से मैं निमंत्रण उन्हें कहूंगी कि प्लीज आप भी स्टेज पर आएं। प्रताप सिंह खाचरिया साहब, सचिन पायलट जी, आप भी स्टेज पर आएं। बाजोरा साहब भी। ये राशि हम सीधे तौर पर जो कॉर्पस फंड है सैनिक कल्याण बोर्ड का, उसके लिए चेक हैं, कुछ आरटीजीएस हैं, कुछ घोषणाएं हुई है और साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह शेखावत यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 15 लाख रुपए के काम वार विडोज हॉस्टल के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करवाएगा। 11 लाख रुपए अभी तक हमने एकत्रित किए हैं, इनसे एक शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये राशि करोड़ों में पहुंचे और जो सैन्य विधवाएं हैं उनके बच्चे और वो एक अच्छे माहौल में रह सकें। उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको हम किसी तरह से पूरा करने की, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। और साथ ही हम आपको बता दें पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल माधवेंद्र सिंह भी हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियां उनके लिए भी। तब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो तमाम हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो यहां पर आए। अब प्रिंस एडू हब से डॉक्टर पीयूष सुंडा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कान्हा स्वीट से श्री NL शारदा जी। हमारे अध्यक्ष जी, आपको पता है विधानसभा में भी आदेश देते हैं, यहां भी आदेश दे दिया है और सरकार में हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने भी अध्यक्ष जी का साथ देके कहा है कि 11 लाख रुपए की राशि आप इसमें जोड़िए। तो 11 लाख रुपए की राशि हम अपनी तरफ से इसमें जोड़ते हैं। तो देखिए, जिन छोटी छोटी पहलों की हम बात कर रहे थे वो पहल यहीं से शुरू हुई और बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। कान्हा स्वीट से श्री NL शारदा जी को मैं बुलाना चाहूंगी और रिचवेल एक्सप्रेस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड श्री विवेक सेठिया जी यहां पर मौजूद हैं। कृपया वो स्टेज पर आए। हाँ, नहीं वो मैं करूंगी, डॉक्टर उनको वहां पर। हाँ, ये मैं करूंगी। हाँ मैं सर स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट से श्री जयपाल सिंह जी हैं। श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद से श्री राजेंद्र गोधा जी हैं। नारायण हॉस्पिटल श्री रोहित जी। उद्योग मंदिर से श्री पंकज नौलखा जी। महेश्वरी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से गोविंदम डिफेंस अकेडमी से श्री मदन लाल धाकर जी हैं। महेश्वरी टी कंपनी से श्री गौरी शंकर परवाल जी हैं। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड से श्री प्रीनू मिश्रा जी। गोल्डन वाटर पार्क श्री उमेश धुर जी। एलन करियर इंस्टीट्यूट से श्री नवीन महेश्वरी जी। SBI से श्री विलास जोशी जी। मॉडर्न स्कूल से श्री प्रदीप सिंह जी और JERC यूनिवर्सिटी और वंडर सीमेंट से मिस्टर प्रवीण मिश्रा जी हैं और द कैलकाटा मीडियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिस्टर L वालिया। मंगला इस्पात से श्री सीताराम अग्रवाल जी। जोरदार तालियां, क्योंकि इनके बिना शायद इस समारोह को कर पाना या फिर कहें ये जो हम छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं ये मुमकिन नहीं हो पाता। और महेश्वरी टी कंपनी से हैं श्री गजेंद्र परवाल साहब। गजानन परवाल जी। और साथ ही एक महत्वपूर्ण हम यहां पर घोषणा भी, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि आपकी एक छोटी सी मदद भी कितना बड़ा योगदान हो सकती है। तो हमारे साथ प्रिंस एडू हब सीकर से पीयूष सुंडा जी हैं। उन्होंने यहां पर ही ये ऐलान किया कि अब युद्ध शहीदों के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की जाती है। उनकी तरफ से सीकर शहर में उनकी 13 संस्थाएं संचालित होती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, पीयूष जी आपका, जो आपने ये योगदान किया और इन परिवारों की मदद के लिए आप आगे आए। जोरदार तालियां।
और साथ ही एलएन इंस्टीट्यूट से प्रजीत जी हैं हमारे साथ और नवीन जी हैं और वो उनकी तरफ से हम आपको बता दें, जब पिछला भी हमने कार्यक्रम जोधपुर में करा था तो वहां पर भी अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी तरफ से फ्री कोचिंग